हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं बहुत शानदार क्वेश्चन। वर्ग 3 बिल्कुल आरंभ से स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ग 3 का जो आपका ईवीएस का टॉपिक है वो अपन पहला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है पौधे, आश्रय, भोजन, पानी। ये आपका मेन सिलेबस का टॉपिक है, तो यही अपन करने वाले हैं। यहीं से ही स्टार्टिंग करने वाले हैं, बिल्कुल आरंभ से पहला ही टॉपिक अपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कौन सी मुक्त होती है पौधों द्वारा। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, पौधे कौन सी गैस को मुक्त करेंगे, ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे। पौधे मिट्टी से क्या लेंगे, पौधे जो होंगे मिट्टी से लेंगे। मिट्टी से क्या लेंगे, मिट्टी से पानी लेंगे और मिट्टी से क्या लेंगे, हवा लेंगे। तो मिट्टी से पानी और हवा लेते हैं, है ना। और मिट्टी से पानी और हवा लेंगे। और ये जो हवा है, ये हवा से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मिट्टी से पानी लेते हैं, हवा लेते हैं और हवा से क्या ले लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, है ना। पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को सोखता है। पूछेंगे कि सूर्य पौधों का कौन सा अंग सूर्य के प्रकाश को सोखता है। सूर्य के प्रकाश को पौधों का कौन सा अंग सोखता है। सूर्य के प्रकाश को सोखता है, पौधों का कौन सा अंग सूर्य के प्रकाश को सोखता है। तो कौन सा सोखता है, क्लोरोफिल। कौन सा सोखता है, क्लोरोफिल सोखता है। इस क्रिया से पौधों के लिए ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। क्या नहीं बनता है, ग्लूकोज बनता है और क्या बाहर आती है, और ऑक्सीजन गैस जो होती है इसमें बाहर आती है। और क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इसमें बाहर आती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा सीडीपी का बैच है। अगर आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा सीडीपी का बैच भी ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत शानदार नोट्स भी मिलने वाले हैं और बहुत शानदार आपकी तैयारी होने वाली है। और ये हमारा एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेक्शन बैच है। बहुत शानदार तैयारी, बहुत शानदार नोट्स, ट्रिकी क्लासेस हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम हर टॉपिक को ट्रिक से याद करवा रहे हैं। प्रैक्टिस होगा, टेस्ट होगी, लगभग 10,000 प्लस एमसीक्यू आपको मिलेंगे। कलरफुल चित्रात्मक आपको हर टॉपिक के नोट्स दिए जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, सीडीपी सब कुछ तैयार करवाया जाएगा हमारे ये सिलेक्शन बैच में। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दी हुई है। साथ ही में आप जीके विद आकांक्षा शर्मा करके भी डाउनलोड कर सकते हो। जीके विद आकांक्षा के साथ आपको क्या लगा देना है, जीके विद आकांक्षा के साथ आपको शर्मा लगा देना है। कमेंट बॉक्स में भी लिंक बन जाएगी। और इसके अलावा मैंने वर्ग 3 के लिए एक अलग से बैच भी बनाया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिए भी बैच बनाया है ना। बहुत जल्दी आप लोगों की वैकेंसी जो है आने वाली है, तो अपनी तैयारी जो है बिल्कुल पूरी रखिए, ठीक है। चलिए, तो इसके नोट्स कैसे हैं उसका डेमो भी अभी मैं बताऊंगी। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखो, विटामिन दो तरह से घुलनशील होते हैं। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी, सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। और ए, डी, ई और के, ये विटामिन क्या होते हैं, जो बसा होती है बसा में घुलनशील होते हैं। तो कौन से जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन को हम क्या बोलते हैं, बी और सी बोलते हैं। तो विटामिन इनमें से जल में घुलनशील पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। अगला है, क्वासिओरकर और मरासमस जैसी बीमारियां जो होती हैं वो किसकी कमी के कारण हो जाती हैं। क्वासिओरकर और मरासमस जैसी बीमारियां किसके कारण हो जाती हैं। देखो, विटामिन के कारण तो नहीं होती। विटामिन तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, जो विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं, तो विटामिन तो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वासिओरकर और मरासमस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना भारत में पहली बार किस राज्य में लागू की गई। मिड डे मील योजना भारत में पहली बार किस राज्य में लागू की गई। तो जो मिड डे मील योजना है, जिसको हम मध्याह्न भोजन कहते हैं, तो मिड डे मील योजना सबसे पहले कब लागू की गई थी, तमिलनाडु में। मतलब कहाँ पे लागू की गई थी, सबसे पहले तमिलनाडु में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें
तो मध्य प्रदेश में इसको कब लागू किया था? जब पूरे भारत में 1995 में किया, तब किया था। तमिलनाडु में इसको कब लागू किया था? तो देखो, हमारे देश की आज़ादी के बाद तमिलनाडु में इसको लागू कर दिया था 1955-56 में। 1920 में मद्रास प्रेसिडेंसी के समय भी इसको लागू किया था, लेकिन उस समय 1956 में यहाँ के मुख्यमंत्री थे के कामराज, तो इन्होंने प्राथमिक स्तर पर इसको लागू कर दिया था। पूरे भारत में इसको किस नाम से लागू किया? पूरे भारत में इसको कब लागू किया? 1995 में। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है? पीएम पोषण। वर्तमान में इस योजना का नाम क्या कर दिया है? वर्तमान में इस योजना का नाम पीएम पोषण कर दिया है। क्या हो गया है? इस योजना का नाम पीएम पोषण कर दिया है, पीएम पोषण योजना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। जब हमें शरीर को बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हमारे शरीर को इंस्टेंट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कौन कौन हमें ऊर्जा देता है? कहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है? तो जब हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा की, जैसे कोई एथलीट है जब गेम वगैरह खेलता है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। जब बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसको क्या होता है? तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तुरंत उसको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो तुरंत उसको जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? तुरंत उसको ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो हमारे शरीर को तुरंत जो ऊर्जा प्रदान करता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है, कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है? मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होता है जिनको हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिनकी हमारे शरीर में क्या होता है? ज़्यादा आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जिनकी हमको क्या होती है? जिनकी हमको ज़्यादा आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? वो मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जिनकी हमको क्या होती है? जिनको हमको ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखो, लोहा की कम आवश्यकता होती है, कैल्शियम की भी कम आवश्यकता होती है, आयोडीन की कम आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा हमको किसकी आवश्यकता होती है? वसा की। तो वसा क्या कहलाएगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाएगा। अगला है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी जीव मतलब होता है ओमनीव्योर, मतलब जो शाकाहारी चीज़ों को भी खाता है और जो मांसाहारी चीज़ों को भी खाता है। कौन सा एक सर्वाहारी जीव है? शेर है, गाय है, मनुष्य है या गिद्ध है? देखो, गाय घास फूस खाती है, क्या गाय मांस भी खाती है? शेर मांस खाता है, तो क्या घास फूस भी खाता है? तो गाय मांस नहीं खाती है, शेर घास फूस नहीं खाता है। गिद्ध मांस खाता है, फल फ्रूट हरी सब्जी नहीं खाता। लेकिन हम जो है, मनुष्य जो है, मनुष्य एक सर्वाहारी जीव होता है, क्योंकि वो पौधे भी खा लेता है, अनाज भी खाता है और वो जानवरों का मांस भी खा लेता है। तो मनुष्य क्या होता है? एक ओमनीवोर जीव होता है, मतलब एक सर्वाहारी जीव होता है। अगला है, भोजन पकाने का कौन सा तरीका सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है? भूनना। भोजन बनाने के कौन सा तरीका जो होता है सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है? तो भूनना। जब हम किसी चीज़ को भूनते हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अगला है, कौन सा एक खाद्य संरक्षण का प्राकृतिक तरीका नहीं है? प्राकृतिक तरीका, देखो, रासायनिक परिरक्षक का जब हम उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है? एक प्राकृतिक तरीका नहीं है भोजन का प्रिजर्वेशन का, इसको हम प्राकृतिक तरीका नहीं बोलते। फ्रेंड देखिए, ये आपको वर्ग 3 के नोट्स मिलने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से आपको हमारे सिलेक्शन बैच में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बने हुए नोट्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ये शुरू का ही जो आपका टॉपिक है भोजन आश्रय, उसी टॉपिक के ये नोट्स हैं। इसी प्रकार के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप में से जो भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और आप वो नोट्स ये पाना चाहते हैं कि आपको ऐसे नोट्स मिल जाए, तो तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जीके विद आकांक्षा शर्मा। वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स सुंदर सुंदर तरीके से बने हुए नोट, जिनको पढ़ने में ही बहुत मज़ा आने वाला है, तो ये सारे आपको मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? चक्रीय होता है, मतलब एक यहाँ आ रहा है तो एक यहाँ हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? हमेशा एक दिशीय होता है। सबसे पहले पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर भोजन बनाते हैं। ये पौधों को कौन खाता है? ये पौधों को खाता है शाकाहारी जीव, है ना। शाकाहारी जीव ये पौधों को खाता है। और ये शाकाहारी जीव को कौन खा लेता है? मांसाहारी जो जानवर होता है वो खा लेता है। ऊर्जा कभी भी मांसाहारी से शाकाहारी या पौधों की तरफ वापस लौट के नहीं आती है। और एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होती है ना। बाकी की 90% जो ऊर्जा है दैनिक क्रियाओं और गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये केवल 10% का ही नियम काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे उत्तम और समृद्ध स्रोत इसमें से कौन सा है? सोयाबीन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। इसे गरीबों का मांस भी बोला जाता है या शाकाहारियों का मांस भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमें अच्छा खासा प्रोटीन दे देता है। 100 अगर ग्राम हमने सोयाबीन खाते हैं तो लगभग 44 ग्राम हमको उसमें से प्रोटीन मिल जाता है। तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत इसमें से क्या होता है? सोयाबीन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पे संपन्न होता है? अधिकांश भाग जो होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो लोग मेरे वीडियो पर देखते हैं सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है और बहुत शानदार तैयारी अपन करेंगे। टेलीग्राम पर प्रैक्टिस भी करेंगे, टेस्ट भी लूँगी आपका डेली, और बहुत शानदार आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगी, भर भर के MCQ भी दूँगी। ये सारी चीज़ आपको दी जाएगी। अगला है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था, रिकेट्स डी की कमी से होती है, बेरी बी की कमी से होती है, रतौंधी ए की कमी से होती है, और एनीमिया किसकी कमी से होती है? एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर खाद्य अपशिष्ट के खतरे से बचने के लिए भारत का कौन सा कानून लागू है? खाद्य अपशिष्ट के खतरे से बचने के लिए भारत में कौन सा कानून लागू है? तो ये जो लागू है वो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो अधिनियम आया है वो खाद्य अपशिष्ट के खतरे से बचने के लिए एक 2026 में ठोस अपशिष्ट अधिनियम भी आया है। 2026 में कौन सा आया है? एक ठोस अपशिष्ट अधिनियम जो आया है वो अभी इसमें भी आया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो है वो ठोस अपशिष्ट अधिनियम के नाम से भी आया है। ठीक है, तो ये याद रखना। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।